Hi everyone, today we are going to start our unit 3 determination of income and employment। देखो इस यूनिट के अंदर हमारे पास में टोटल 3 चैप्टर्स हैं, मतलब अलग-अलग रेफरेंस बुक्स के अंदर ये यूनिट अलग-अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हम लोग इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हमारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कांसेप्ट्स, फिर चैप्टर नंबर 8 हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट और लास्ट चैप्टर हमारा प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कांसेप्ट। शुरू करें। देखो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। याद करो हम लोगों ने क्लास 11 के अंदर सिंपल डिमांड पढ़ा था, जहां पर हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड की बात कर रहे थे या फिर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की डिमांड की बात कर रहे थे। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है टोटल डिमांड। हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी कितनी डिमांड करी जा रही है, कितनी टोटल डिमांड है उन गुड्स और सर्विसेज पर, टोटल कितना एक्सपेंडिचर करा जा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं उन पर कुल मिलाकर कितना खर्चा किया जा रहा है, कितना उन गुड्स और सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करा जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। क्या समझे? एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उन पर टोटल कितना खर्चा किया जा रहा है, कितना टोटल एक्सपेंडिचर करा जा रहा है, वो क्या होती है, हमारी एग्रीगेट डिमांड। समझ में आ गई यहां तक बातें? तो हम यहां पर कभी भी किसी पर्टिकुलर गुड और सर्विस की बात नहीं करते हैं, हम सारे गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस करे गए हैं और पूरे अकाउंटिंग ईयर की बात कर रखे हैं। यानी कि ये क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। अगर हम किसी भी चीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, यहां पर हम पूरे ईयर की बात करें, मतलब क्या है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गई यहां तक बातें? क्लियर है? अब देखो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है इसका रिलेशन दो चीजों के साथ में होता है। एक एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन होता है प्राइस के साथ में, जिसे हम बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल, और एक रिलेशन होता है इनकम के साथ में। याद करो हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर डिमांड का रिलेशन पढ़ा था प्राइस के साथ में। जब भी किसी चीज की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है तो वो चीज की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा ही होता है, टमाटर महंगे हो रहे तो टमाटर की डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कोई चीज सस्ती होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव बोले तो इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस इंक्रीज डिमांड कम, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज होगी। इसीलिए हम बोलते हैं यहां पर डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मतलब कैसे बनाते हैं हम डिमांड कर्व, इस तरह से बनाते हैं जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में बनाया था। लेकिन अब हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे डिमांड का रिलेशन, एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन किसके साथ में, इनकम के साथ में। देखो हमेशा याद रखना इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। खुद सोच के देख लो, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है हमारी डिमांड इंक्रीज होती जाती है। समझ में आया? जब इनकम कम होती है तो कम डिमांड करते हैं, इनकम बढ़ती जाएगी तो गाड़ी भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, बंगलो भी चाहिए, हमारी डिमांड बढ़ती जाती है। तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसीलिए इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि इस तरह से ऊपर जाता हुआ होता है। समझ में आया? तो प्राइस के साथ में रिलेशन हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था। यहां पर क्लास 12th के अंदर हम एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन डिस्कस करेंगे इनकम के साथ में। दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। समझ में आ गया? किसकी बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे गए हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर, उन पर टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम हमेशा यहां पर प्लान्ड डिमांड की बात करते हैं, हम कभी भी एक्चुअल डिमांड की बात नहीं करते। हम एक्चुअल डिमांड की बात नहीं कर रहे कि पिछले साल कितना खर्चा करा गया था, हम बात कर रहे हैं कि आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितने भी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जाएंगे उस पर लोग कितना खर्चा करेंगे। हम हमेशा यहां पर फ्यूचर की बात करते हैं, यानी कि प्लान की बात करते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं व्हाट पीपल विश टू स्पेंड, आने वाले अकाउंटिंग ईयर में लोग हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उन पर कितना खर्चा करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम यहां पर हमेशा किसकी बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं, कभी भी एक्चुअल की बात नहीं करते। समझ में आ गया एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? करेक्ट है यहां तक? अब देखो हम बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले एक समझो, एक तो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी। देखो क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, एक ऐसा देश जिसने अपने दरवाजे बंद रख रखे हैं, मतलब एक ऐसी कंट्री जो ना एक्सपोर्ट करती है ना इंपोर्ट करती है, दूसरी कंट्रीज के साथ में कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। इस तरह की इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। वहीं एक ऐसी इकोनॉमी जिसने दूसरे देशों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं, एक्सपोर्ट भी होता है इंपोर्ट भी होता है, उस तरह की इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी। तो देखो जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है जहां पर कोई ट्रेड रिलेशंस नहीं है दूसरी कंट्रीज के साथ में, इसमें भी हमारे पास में अदर दो कंट्रीज हैं, दो तरह की इकोनॉमीज होती है। एक होती है 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक होती है 3 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें 3 सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं।
तो देखो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में दो सेक्टर्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि आप में हम सब लोग जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करते हैं क्योंकि उन्हें उन पर पैसा खर्च करके हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। और एक होता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो देखो हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है उसे हम बोलते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, पहले भी पढ़ के आए हैं। और प्रोड्यूसर सेक्टर जो खर्चा करता है उसे बोलते हैं हम प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलेगी, सी प्लस आई, यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आया। वहीं थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारे पास में एक तीसरा सेक्टर और आ जाता है। कौन सा सेक्टर, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। तो एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी प्लस प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा भी प्लस कर दो, दैट इज थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। समझ में आ गया। और ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारे पास में एक लास्ट सेक्टर और आ जाता है। इस लास्ट सेक्टर को हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं, इसे हम अब्रॉड भी बोल सकते हैं। तो एक तो सी हो गया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक आई हो गया प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक जी हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक होता है एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स, एम का मतलब होता है इंपोर्ट्स। एक्स में से यानी कि एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस करा तो हमें क्या मिला, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स को हम डिनोट करते हैं एक्स माइनस एम से। समझ में आ गया। वही सारी बातें लिखी है। टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में दो सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर के खर्चे को बोलते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर सेक्टर के एक्सपेंडिचर को बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में थर्ड सेक्टर और आ जाता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट चाहे कंजम्पशन पर खर्चा करे, गवर्नमेंट बहुत सारे फूड ग्रेन्स खरीदती है और फिर उसे जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उन्हें सप्लाई करती है सस्ते के अंदर, मेडिसिन उन लोगों के लिए खरीद के उन्हें सप्लाई करती है। तो गवर्नमेंट के सारे खर्चे आ जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे चाहे कोई भी चीज खरीदे, सब कुछ किसमें आ जाता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में। और ओपन इकोनॉमी के अंदर लास्ट सेक्टर हमारा कौन सा होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि अब्रॉड। इसमें हम क्या प्लस करेंगे, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बोले तो नेट एक्सपोर्ट। समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है यहां तक। अब देखो हम लोग हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हमेशा यही मान के चलते हैं कि हम कौन सी इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं, जहां पर सिर्फ दो ही सेक्टर्स है। हाउस होल्ड सेक्टर है जो अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर है जो अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ गई बातें। तो एक चीज बहुत ध्यान से देखना, एक टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलेगा, मैंने बताया दो ही कंपोनेंट से एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है, दो चीजों को प्लस करके। एक होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से देखना, इनकम को हम लोग इको में किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। तो इनकम हम लोगों ने ले लिया, जीरो से स्टार्ट करा है। इनकम देखो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, 2020 के गैप से इंक्रीज हो रही है। आप कोई भी टेबल बना सकते हो सेम पैटर्न के अंदर, बेटर है एक ही टेबल याद कर लो, एग्जाम में सोचने में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो 0 20 40 60 2020 के गैप से इंक्रीज हो रही है। एक हम लोगों ने ये कंजम्पशन लिया है, कंजम्पशन आप देखो ये अगेन सेम गैप से इंक्रीज हो रहा है, 10 10 के डिफरेंस से इंक्रीज हो रहा है, 30 40 50 60 70 80 90। अब यहां पर एक चीज दिमाग में रखनी है, इवन अगर हमारी इनकम जीरो होगी तभी भी बंदे का कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा ही। आप खुद सोच के देख लो, अगर हमारी इनकम जीरो है तभी भी हम कुछ ना कुछ तो खर्चा करेंगे। अगर भगवान ने पेट दिया है तो उस पेट को भरने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा, अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। कोविड में बहुत सारे लोगों की जो इनकम थी वो जीरो थी, तो भी वो लोग कुछ ना कुछ खर्चा कर रहे थे, हाउसिंग पर कर रहे थे, कपड़ों पर कर रहे थे, खाने पर कर रहे थे, कर ही रहे थे बेसिक खर्चा। चाहे वो अपनी सेविंग्स में से पैसा निकाल रहे थे, चाहे वो किसी से बोरो कर रहे थे, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर तो होता ही है। इन्वेस्टमेंट ये जो दूसरा कंपोनेंट है, ये हम पूरी किताब में मान के चलेंगे कैसा है, कांस्टेंट है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है, दोनों को प्लस कर दो, 30 10 40 40 10 50 50 10 60 एंड सो ऑन। ये एग्रीगेट डिमांड आ गया। समझ में आ गई बातें। हर चीज कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। इन्वेस्टमेंट हमारा 10 10 हमने कांस्टेंट लिया। जब इनकम जीरो है तभी भी कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है जो लाइफ की बेसिक सर्वाइवल के लिए इंसान करता है, और इसी खर्चे को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इवन व्हेन इनकम इज जीरो तभी भी इंसान कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है अपनी लाइफ की बेसिक सर्वाइवल के लिए, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इस 30 को, इस खर्चे को हम लोग डिनोट करते हैं सी के ऊपर बार से। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को किसे डिनोट करते हैं, सी के ऊपर बार से। समझ में आ गया। अब देखो वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, देखो इकोनॉमिक्स में जब भी हम किसी चीज को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी हम किसी चीज को टेबल से शो करते हैं ना, उसे हम हमेशा क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते
हैं, तो एग्रीगेट डिमांड और इनकम के रिलेशन को जब हम टेबल की हेल्प से शो करते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। पीछे वाला ही लिया है, ये हमारे पास में इनकम है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करा तो ये हमारे पास में क्या आ गई, एग्रीगेट डिमांड आ गई। तो ये इनकम और एग्रीगेट डिमांड के रिलेशन को हम लोगों ने टेबल की हेल्प से शो करा ना, टेबल में शो करा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब देखो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम एक्सपेंडिचर इवन व्हेन इनकम इज जीरो। जब हमारी इनकम जीरो है तभी भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर तो हो ही रहा है। बता दिया, इंसान अपनी लाइफ की बेसिक सर्वाइवल के लिए कुछ खर्चा करता है, चाहे वो किसी से पैसा बोरो करे, चाहे वो अपनी सेविंग्स में से पैसा निकाले, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेविंग्स। ये खर्चा करने के लिए इंसान की जो सेविंग्स है वो माइनस में चले गई। अगर उसने किसी से पैसा बोरो भी करा तो फ्यूचर में उसे लौटाना पड़ेगा, सेविंग्स माइनस हो गई। समझ में आया? फिर हम लोग देखो आगे देखते हैं, जैसे जैसे इंसान की इनकम इंक्रीज होती जाती है उसका खर्चा भी इंक्रीज होता जाता है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती जाती है। अब देखो इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती जा रही है। इससे हमें पता चलता है इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। और बहुत काम की बात, एक लेवल ऐसा आता है, अभी आप देखो इनकम 0 है, एक्सपेंडिचर 40 है, इनकम 20 है, एक्सपेंडिचर 50 है। यहां पर देखो इनकम 80 है, एक्सपेंडिचर 80 है, लेकिन इस लेवल के बाद में इनकम इंसान 100 की कर रहा है, लेकिन वो खर्चा कितना कर रहा है, सिर्फ 90 ही कर रहा है। एक लेवल के बाद में जो एग्रीगेट डिमांड है हमारा, वो इनकम से पीछे रह जाता है। अभी तक देखो इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर था, इनकम कम थी, अभी भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थी, इनकम 40 थी, एग्रीगेट डिमांड 60 थी, इनकम 60, एग्रीगेट डिमांड 70। अब इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल हैं। अब इनकम 100 है लेकिन इंसान का एक्सपेंडिचर सिर्फ 90 ही है, कमा 120 रहा है, खर्च सिर्फ 100 ही कर रहा है। एक लेवल के बाद में जो एग्रीगेट डिमांड है वो इनकम से पीछे रह जाता है, क्योंकि लोग अपनी इनकम का कुछ पार्ट अब सेव भी करने लग जाते हैं। वही लिखा है एडी लैग्स बिहाइंड वाई, इसका मतलब है अब एडी जो है वो एक लेवल के बाद में इनकम से पीछे रह गया, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। करेक्ट है? सारी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़े। अब देखो जब उसी एडी शेड्यूल को हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जब उसी को हम ग्राफ पेपर पर बना दें या फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर देते हैं ना जब हम एडी शेड्यूल का, तब हमें मिलता है एडी कर्व। क्या मिलता है? एडी कर्व मिलता है। तो देखो किस तरह से बनाओगे, ये जो एक्स एक्सिस है इस पर हम क्या दिखा रहे हैं, हमारी इनकम दिखा रहे हैं। हमेशा याद रखना इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं और इनकम को ही जीडीपी भी बोला जाता है, आउटपुट भी बोला जाता है। अभी आगे चल के पता चलेगा, इनकम का ही दूसरा नाम है जीडीपी या आउटपुट। वाई एक्सिस पर हम हमारी एग्रीगेट डिमांड दिखा रहे हैं। कैसे आया? देखो इनकम हमारी 0 से स्टार्ट हुई है और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है ना 2020 की गैप से। तो इनकम के लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये स्ट्रेट लाइन बनाई और यहां पर लिख देना कि ये लाइन आपने कैसे बनाई है, 45 डिग्री के एंगल पर बनाई है। इनफैक्ट आपको एक्चुअली मेजर करने की भी जरूरत नहीं है कि 45 डिग्री के पर बन रही है क्या, बस एक स्ट्रेट लाइन बनाओ और यहां पर लिख दो कि 45 डिग्री के एंगल पर हम लोगों ने लाइन बना ली। समझ में आया? इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हर लेवल पर 10 है, इनकम 0 है तब भी 10 है, इनकम 20 है तब भी 10 है, 40 है तब भी 10 है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कंजम्पशन की बात करें तो इनकम 0 है, कंजम्पशन 30 है, इनकम 20 है, कंजम्पशन हमारा 40 है, इनकम 40 है, कंजम्पशन हमारा 50 है। तो ये कंजम्पशन का कर्व बन गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है। इसी तरह से एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी बना दिया, ये हो गया हमारा एडी कर्व। समझ में आया? एक चीज यहां पर ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो एडी वाला कर्व है और कंजम्पशन कर्व है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। उसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन है। एग्रीगेट डिमांड हमारा कैसे आता है, मैंने पीछे बताया, टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में C प्लस I ऐसे ही आता है। अगर इस एडी में से मैं C को माइनस कर देती हूं, एडी में से मान लो मैंने C को माइनस करा, तो मेरे पास में क्या बचेगा, इन्वेस्टमेंट बचेगा ना। और ये इन्वेस्टमेंट हर लेवल पर क्या है, कांस्टेंट है, हमारे कोर्स के हिसाब से कांस्टेंट है। दिस इज द रीजन एडी और C ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। इनका कर्व क्या है, पैरेलल है, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, जो कि हर लेवल पर क्या है, कांस्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछी जाएगी। समझ में आ गया? आगे उसी का ऑब्जर्वेशन दे रखा है, एडी कैसे आता है, C प्लस I आता है। एडी का फर्स्ट कंपोनेंट कंजम्पशन है जिसका कर्व कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और एडी हमारा कहां से स्टार्ट हुआ है, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव साइड से स्टार्ट हुआ है। अगर कोई भी चीज नीचे से स्टार्ट होती है ना, अगर मान लो ये जो वाई एक्सिस वाली लाइन नीचे से है तो हम बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी था, जब इनकम 0 थी तभी भी इंसान कुछ ना कुछ खर्चा कर ही रहा था। दिस इज अ रीजन एडी हमारा कभी भी 0 नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो रहा है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? सेम ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब अगेन वही है कि आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर हमारी कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो टोटल कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो टोटल कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं। वही अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन की बात
बात नहीं कर रहे। आने वाले साल के अंदर हमारी कंट्री में कितने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, कितने गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। और याद रखना, जो प्रोडक्शन होता है, जब प्रोडक्शन होता है तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती है, जब प्रोडक्शन होता है तभी इनकम भी जनरेट होती है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं जो इनकम होती है उसी को हम जीडीपी भी बोलते हैं, उसी को हम लोग एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। क्या समझे, जब प्रोडक्शन होगा यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है तो क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। इसीलिए जो इनकम होती है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जीडीपी होता है, आउटपुट भी होता है, इसीलिए हम इनकम को जीडीपी भी बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं, और प्रोडक्शन को ही एग्रीगेट सप्लाई भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, इनकम का ही दूसरा नाम है जीडीपी या फिर आउटपुट या फिर प्रोडक्शन, और इनकम को ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। जब सप्लाई होगी तभी तो इनकम जनरेट होगी। समझ में आया। अब इसका हमें शेड्यूल कैसे बनाना है, शेड्यूल मतलब टेबल है जो रिलेशन शो कर रही है एग्रीगेट सप्लाई और इनकम के बीच में। मैंने पीछे भी बताया, इनकम को ही हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, ये इनकम है जो 2020 के गैप से इंक्रीज हो रही है, तो यही हमारी एग्रीगेट सप्लाई होगी, क्योंकि जब सप्लाई होती है तभी इनकम जनरेट होती है, दोनों चीजें बराबर होती है। समझ में आया। प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी आर रेडी टू सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। यहां पर यही लिखा है, प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी में जितना चाहें वो उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। कभी भी अगर एक्स्ट्रा डिमांड आती है तो प्रोड्यूसर्स हमेशा उस एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं इकोनॉमी में हमेशा क्या होती है, एक्सेस कैपेसिटी होती है। 20,000 तक की डिमांड आई, प्रोड्यूसर 20,000 तक का बना देगा। मान लो अचानक से 50,000 गुड्स की डिमांड आती है तो प्रोड्यूसर 50,000 गुड्स भी बना सकता है। उसके पास में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी होती है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं, एक्स्ट्रा लेबर होती है। और हम ऐसा क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि जब कीन्स ने ये थ्योरी दी थी ना, तो ये थ्योरी उस वक्त दी गई थी जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था ना, जब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s का। उस टाइम पर ग्रेट डिप्रेशन था, प्रोड्यूसर इतना प्रोडक्शन करता था लेकिन डिमांड इतनी ही आती थी, इतना सारा प्रोड्यूसर का जो स्टॉक है वो वेस्ट जाता था। यानी कि तब क्या थी, एक्सेस कैपेसिटी थी। प्रोडक्शन इतना हो रहा है, डिमांड इतनी ही आ रही है, एक्सेस कैपेसिटी थी। तो कीन्स ने ये अजम्पशन ले लिया, हमेशा इकोनॉमी में क्या होती है, एक्सेस कैपेसिटी होती है। जितनी डिमांड आएगी ना, प्रोड्यूसर उतनी डिमांड को फुलफिल कर सकता है। समझ में आ गई बात, करेक्ट है यहां तक। अब देखो इसका भी कर्व कैसे बनाएंगे। तो जो इनकम वाला कर्व था वो मैंने क्या बताया आपको, कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है 45 डिग्री के एंगल पर, वो भी बनानी नहीं है, बस लिख देना 45 डिग्री। वो जो इनकम वाली लाइन है उसी को हम बोलते हैं, यही एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कुछ नहीं करना, जीरो से स्टार्ट करना है, 45 डिग्री के एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, वही हमारी इनकम है, वही क्या है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो एक चीज बहुत अच्छे से समझना, दिमाग में फिट रखना, इंसान अपनी इनकम से दो ही चीजें करता है। आप अगर मान लो 100 रुपए कमा रहे हो तो आप अपनी इनकम से दो ही चीजें करोगे। आप सबसे पहले अपनी इनकम से क्या करते हो, कंजम्पशन करते हो, अपनी इनकम को खर्च करते हो, अपने घर का रेंट वगैरह, खाने पीने का। मान लो आपने 80 रुपीज क्या कर दिए, खर्च कर दिए, 80 रुपीज आपने खर्च कर दिए। अब बचे हुए पैसे को आप क्या करोगे, बचे हुए पैसे को आप क्या करोगे, सेविंग्स कर दोगे। क्या करोगे, सेविंग करोगे। 20 रुपए आपने क्या कर लिए हैं, सेव कर लिए हैं। तो इंसान अपनी इनकम से दो ही चीजें कर रहा है, सबसे पहले वो क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, और बचे हुए पैसे को वो क्या कर देता है, सेव कर देता है। तो यहां से एक चीज और आ गई कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये भी हो सकता है, सही बात है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। वही लिखा है, ये हमारी इनकम है, इनकम है 0, 20, 40, 60, 80 मान लो। अब इंसान ने इनकम से कंजम्पशन करा, जब इनकम 0 थी तभी भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन करा था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, लाइफ की बेसिक सर्वाइवल के लिए। इंसान इनकम से दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन, और बाकी पैसे को वो क्या करता है, सेव करता है। तो इनकम 0 थी तभी भी वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहा था, यानी कि वो 30 रुपए वो कहां से लाया, उसने किसी से पैसा बोरो करा या फिर अपने सेविंग्स में से पैसा निकाला। तो सेविंग्स क्या हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी। इनकम 20 है, खर्चा 40 है, एक्स्ट्रा 20 रुपए कहां से लाया, सेविंग्स में से निकाला, सेविंग्स नेगेटिव। इनकम 40 है, खर्चा 50 है, अभी भी 10 रुपए एक्स्ट्रा वो खर्च कर रहा है, ये 10 रुपीज सेविंग्स में से निकाला, सेविंग्स माइनस का 10 है। इनकम 60 है, खर्च भी वो 60 कर रहा है, मतलब अब कुछ भी सेव नहीं कर रहा, ना सेविंग्स में से निकाल रहा है, सेविंग 0 है। इनकम 80 है, इंसान स्पेंड 70 कर रहा है, मतलब 10 रुपीज वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग भी हो सकता है, ये चीज दिमाग में रखना। और मैंने बताया इनकम को ही हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, इसकी जगह मैंने एग्रीगेट सप्लाई लिख दिया, आगे एज इट इज लिख दिया C प्लस S। तो एक तो मैंने आपको बताया इनकम इज इक्वल टू C प्लस S, सेम एज इट इज एक और बन गया, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S। समझ में आ गया, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S कैसे आया, कोई डाउट यहां तक। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कंजम्पशन फंक्शन। बहुत ही इजी सा है, इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन को बोला जाता है कंजम्पशन फंक्शन। क्या समझे, इनकम और ये जो हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करता है, कंजम्पशन करता है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को क्या बोला जाता है, कंजम्पशन फंक्शन। वही लिखा है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। समझ में आ गया। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। छोटे बच्चे थे, इनकम कम थी तो खर्चा कम करते थे, आज ज्यादा पैसा कमाते हैं तो खर्चा भी ज्यादा करते हैं। वही लिखा है,
0, 50, 100, 150, 200 इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम जीरो है, तभी भी इंसान कुछ ना कुछ खर्चा कर रहा है अपनी लाइफ के बेसिक सर्वाइवल के लिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सी बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर इनकम 50 है, एक्सपेंडिचर 60 है, एक्स्ट्रा 10 रुपीज कहां से निकाले होंगे, सेविंग्स में से निकाले होंगे। इनकम 100, खर्चा भी 100, कोई सेविंग्स नहीं है। इनकम 150, खर्चा 140, 10 रुपीज सेव कर दिए। इनकम 200, खर्चा 180, 20 रुपीज क्या कर लिए, सेव कर लिए। कैसे शो करोगे, एक्स एक्सिस पर हम इनकम दिखा रहे हैं जिसे हम जीडीपी या फिर एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, वाई एक्सिस पर हम कंजम्पशन दिखा रहे हैं। इनकम के लिए कुछ नहीं करना, एक हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन बनानी है हमें 45 डिग्री के एंगल पर, ये हो गया हमारा इनकम। कंजम्पशन आप देख लो, यहां पर इनकम जीरो है फिर भी कंजम्पशन ज्यादा है, तो ऊपर से हमारा कर्व स्टार्ट होगा। समझ में आया, कोई चीज ज्यादा होती है तो उसका कर्व थोड़ा सा ऊपर बनता है। इनकम 50 है, अभी भी खर्चा ज्यादा है, 60 है, तो कहीं ना कहीं ऊपर है। यहां पर दोनों इक्वल हो गए, देखो 100 100 है, दोनों इक्वल हैं। उसके बाद में इनकम ज्यादा है, जो भी चीज ज्यादा होती है हमेशा कर्व के अंदर वो चीज ऊपर होती है, ग्राफ पर वो चीज ऊपर होती है। तो देखो अब इनकम ज्यादा है तो ब्लू वाला जो कर्व है वो ऊपर गया, कंजम्पशन कम है। इनकम 200 है, कंजम्पशन हमारा सिर्फ कितना है, 180 है। समझ में आया। और ये पॉइंट जब दोनों चीजें इक्वल होती है, हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है, यानी कि जितना इंसान कमा रहा है उतना ही खर्च कर रहा है, कोई सेविंग्स नहीं हो रही, इसी पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। वही लिखा है, जब इनकम जीरो है तभी भी इंसान कुछ ना कुछ खर्चा कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। किससे डिनोट करते हैं, सी के ऊपर बार से। इंसान ये खर्चा अपनी लाइफ की बेसिक सर्वाइवल, बेसिक नीड्स के लिए करता है, या तो पैसा कहीं से बोरो करता है या फिर सेविंग्स में से निकालता है। तो इस लेवल पर सेविंग्स कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। फिर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है, इंसान का कंजम्पशन भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इनकम और कंजम्पशन में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। और एक लेवल के बाद में आप देख लो, इस वाले लेवल के बाद में, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में जो कंजम्पशन है वो इनकम से पीछे रह जाता है, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। समझ में आ गई, यहां तक बातें क्लियर है। अब देखो एक छोटी सी चीज और, एक बार इसी का ऑब्जर्वेशन देख लो। जो कंजम्पशन कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है। कभी भी अगर कोई चीज नीचे से स्टार्ट होती है ना, ओरिजिन के नीचे से, तो हम बोलते हैं वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऊपर से स्टार्ट हो रहा है वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड से। जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, कुछ ना कुछ बेसिक खर्चा है। और ये जो कंजम्पशन का कर्व है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। जब दोनों इक्वल हैं, इस ई पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है, जब इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होते हैं। इस लेवल पर इंसान की जो सेविंग्स है वो कैसी होती है, जीरो होती है, कोई सेविंग्स नहीं होती, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इंसान की सेविंग्स कैसी है, जीरो है। समझ में आया। एक छोटा सा टॉपिक और, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप बता दो, इसे हम सी लाइन भी बोलते हैं। तो याद रखना, कंजम्पशन फंक्शन के स्लोप को बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसे हम इको में डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से। कभी भी अगर एमसीक्यू में आए कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप बता दो तो क्या होता है, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम एमपीसी भी बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से। बहुत ही सिंपल सा है, क्या फॉर्मूला है इसका, हमेशा याद रखना। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इस बात का मतलब है, अगर इंसान की इनकम में इतना चेंज आया, इंसान की कमाई में इतना चेंज आया, तो उसके कंजम्पशन यानी कि उसके खर्चे में कितना चेंज आएगा। वही लिखा है ना, इट रेफर्स टू द रेट एट विच सी इंक्रीजेस इन रिस्पांस टू अ गिवन इंक्रीज इन वाई। अगर इनकम में इतना चेंज आता है तो उसकी वजह से इंसान के खर्चे में कितना चेंज आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कैसे निकाला है, डेल्टा सी यानी कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, यानी कि किसका रेशियो है, डेल्टा सी और डेल्टा वाई का रेशियो है। चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के बीच का क्या है, ये रेशियो है। देखो कैसे निकालते हैं, यहां पर देखो इनकम में कितने का चेंज आया, 50 का चेंज आया। पहले इनकम जीरो थी, अब 50 हो चुकी है, तो 50 में से जीरो गया, इनकम में 50 का चेंज आया। कंजम्पशन में कितना चेंज आया, पहले कंजम्पशन 20 था, इनकम 50 हुई, तो कंजम्पशन हमारा 60 हो गया। कंजम्पशन में कितने का चेंज आया, 60 में से 20 गया, कितना बचा हमारे पास में, 40। तो कैसे निकालोगे एमपीसी, मैंने फॉर्मूला बताया है एमपीसी का, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन कितना है, 40 है, अपॉन चेंज इन इनकम हमारे पास में कितना है, 50 है। तो 4/5 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 0.8। ये क्या है, एमपीसी। समझ में आया। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप देख लो किसी भी लेवल पर, इनकम 100 है, देखो इनकम 100 है और कंजम्पशन भी कितना है, 100 है। इनकम हमारी 150 हो गई, इनकम हमारी 150 हो गई, कंजम्पशन कितना हो गया, 140 हो गया लास्ट वाले लेवल पर। तो अगर इनकम में इतना चेंज आया है ना, तो उसकी वजह से खर्चे में कितना चेंज आया है, ये चेंज आया। इनकम हमारी 50 से इंक्रीज हुई है, दिख ही रहा है आपको। कंजम्पशन हमारा कितने से इंक्रीज हो गया, 40 से इंक्रीज हो गया। तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ में आया। दो छोटे छोटे से टॉपिक्स और, एमपीसी तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एक और बता देती हूं, एपीसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, कोई चेंज वेंज कुछ नहीं लेना, कंजम्पशन अपॉन इनकम। मान लो मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल रही हूं इस लेवल का, तो कंजम्पन 100
अपॉन इनकम कितना है 100, कितना आया 1 आया। मान लो इस लेवल का निकाल रही हूँ, कंजम्पशन 60 है, इनकम कितनी है 50 है, तो ये हमारे पास में आ गया 1.2। समझ में आ रहा है? तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसका रेशियो होता है? टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, ऊपर कंजम्पशन नीचे क्या इनकम। करेक्ट है? आगे बढ़ जाए। आगे देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की भी बात कर लेते हैं। जो सी फंक्शन होता है इसे हम कैसे मैथमेटिकली शो करते हैं। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, ठीक है। सी बार का मतलब क्या है, मैंने पहले भी बताया था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। स्मॉल बी का मतलब होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई का मतलब होता है इनकम। अब देखो किस तरह से अगर हमें कंजम्पशन निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, यानी कि ये जो एमपीसी है और वाई है जो इनकम है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें कंजम्पशन निकालना है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है, एमपीसी गिवन है, इनकम गिवन है। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारे पास में गिवन है कितना है 500 है, प्लस बी भी हमारे पास में गिवन है, एमपीसी कितना है 0.6 है, इनटू इनकम हमारे पास में कितना है 2000 है। तो 500 प्लस 6 2 12, 1200, दोनों को प्लस कर दिया, ये 1700 हमारे पास में क्या आ गया, हमारा कंजम्पशन। समझ में आ गया कैसे निकालेंगे, सी बार प्लस बी वाई। एक क्वेश्चन और, हमें नेशनल इनकम निकालनी है, यानी कि वही इनकम को ही हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। कंजम्पशन गिवन है हमारे पास में और कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास में गिवन है। तो ये देखो कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन कितना है 1500 प्लस 0.8 वाई। मैंने बताया कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई। तो हमारे पास में कंजम्पशन गिवन है 4000, यानी कि ये चीज हमारे पास में गिवन है 4000। हमारे पास में ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी एज इट इज गिवन है, क्योंकि लिखा है ना कंजम्पशन फंक्शन ये है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 1500। हमारे पास में बी भी गिवन है, हमारे पास में वाई गिवन नहीं है, यानी कि नेशनल इनकम, इनकम हमें निकालनी है। तो 4000 इस 1500 को इधर ले आओ, माइनस 1500, कितना बचा हमारे पास में 0.8 वाई। माइनस करो दोनों को, कितना आएगा हमारे पास में 500, ये आ गया 2500 इज इक्वल टू 0.8 वाई। इनकम हमें फाइंड आउट करनी है, तो 2500 ऊपर आया, इनकम के जो साथ वाला था वो नीचे आ गया। कर दो, पॉइंट हटाया हम लोगों ने, जीरो लगाया। इसी तरह से होता है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट था, ऊपर एक जीरो आ गया। अब कैंसिल कर देना, जैसे मैंने करा 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 4 6 24, 1 यहाँ पर रहा, 4 2 8, 4 5 20, 0 और कट सकता है, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 5, तो ये आ गया 3125। इनकम कितना आ गया हमारे पास में 3125। समझ में आया किस तरह से करा। कंजम्पशन फंक्शन गिवन था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है, हमारे पास में कंजम्पशन 4000 गिवन था, हमारे पास में बी गिवन है, सिर्फ हमें क्या निकालना था, इनकम फाइंड आउट करना था। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो जैसे हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, सेम वैसे ही होता है सेविंग फंक्शन। मैंने आपको क्या बताया, इंसान अपनी इनकम से दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन करता है और बची हुई इनकम को वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। तो अगर मैंने इस इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएंगी, सेविंग्स मिल जाएंगी। इंसान के पास में 100 रुपए है, 100 रुपए में से मान लो उसने 80 रुपीज का क्या कर लिया, कंजम्पशन कर लिया, तो वो जो बचे हुए 20 रुपीज है उसे वो क्या करेगा, सेव करेगा। तो अगर मैंने इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करा तो मुझे क्या मिल जाएंगी, सेविंग्स मिल जाएगी। पीछे वाला ही लिया है, इनकम है कंजम्पशन है, यहाँ पर भी वही इनकम हम लोगों ने ली है। अगर इनकम में से हम कंजम्पशन को माइनस करें तो हमारे पास में क्या आ रही है, सेविंग्स। इनकम जीरो है, फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा था, मतलब ये -20, ये पैसा कहां से निकाला था, सेविंग्स से निकाला था, सेविंग्स -20। इनकम 50 है, खर्चा 60 का है, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करा, -10 क्या है, सेविंग्स है। इनकम 100, कंजम्पशन भी 100, सेविंग्स कितनी है, 0। इनकम 150, कंजम्पशन 140, 10 रुपीज बंदे ने सेव करे। इनकम 200, कंजम्पशन 180, 20 रुपीज बंदे ने क्या करे हैं, सेव करे हैं। समझ में आया। अब आप देख सकते हो शुरुआती में सेविंग्स कैसी थी, हमारी नेगेटिव थी, क्योंकि शुरुआती में बंदा क्या कर रहा था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहा था। और शुरुआती में ये देखो इनकम कम थी, कंजम्पशन ज्यादा था। इनकम 0 फिर भी कंजम्पशन 20, इनकम 50 फिर भी कंजम्पशन 60। तो इंसान को अपनी लाइफ की बेसिक सर्वाइवल के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। ये खर्चा वो कहां से करता है, अपनी सेविंग्स में से निकाल के। दिस इज द रीजन शुरुआत में सेविंग्स कैसी थी, नेगेटिव थी। हमें साफ दिख रहा है इनकम और सेविंग्स दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम इंक्रीज होती जा रही है, तो आप देखो सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है। पहले -20 थी, फिर -10 है। माइनस के अंदर जो नंबर जितना बड़ा होता है ना उतना ही छोटा होता है। -20 फिर -10 फिर 0 पर आई, फिर 10 20, नेगेटिव से पॉजिटिव होने लग गई सेविंग्स। तो दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। हमेशा याद रखना सेविंग्स जो होती है वो इनकम से कम ही होती है, क्योंकि सेविंग्स इनकम का पार्ट है। इंसान अपनी इनकम में से पैसा सेव करता है। 100 कमा रहा है तो 100 में से कुछ पैसा खर्च करेगा, बचे हुए पैसे को वो सेव करेगा। दिस इज द रीजन सेविंग्स हमेशा इनकम से कम होती है, क्योंकि सेविंग्स आर अ पार्ट ऑफ इनकम। करेक्ट है, समझ में आ गई यहाँ पर बातें। सेम ऐसे ही इसका भी हम कर्व बनाते हैं, तो वही हम लोगों ने टेबल ली है। ये इनकम है, ये सेविंग्स है। एक्स एक्सिस पर इनकम दिखा दी, जैसे आउटपुट या जीडीपी भी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। वाई एक्सिस पर सेविंग्स दिखा दी। अब यहां पर ऐसा क्यों बना है, ध्यान से देखना। जब इनकम 0 है तभी भी सेविंग्स कितनी है, -20। इनकम 0 है, सेविंग्स कितनी है, -20। नेगेटिव वाई एक्सिस से शुरू आया ना, क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव है। इनकम 50 है, सेविंग्स -10 है। इनकम 50 है, सेविंग्स कितनी है, -10 है। इनकम 100 है, तब सेविंग्स देखो 0 है, बिल्कुल। इनकम 150 है, सेविंग्स कितनी हो गई, 10 हो गई। इनकम 200 है, सेविंग्स कितनी हो गई, 20 हो गई। ये हमारा सेविंग कर्व बन गया। समझ में आ गया किस तरह से बनाया। तो वही है, कंजम्पशन कर्व जो था वो तो हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो हमारा सेविंग कर्व है वो हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि शुरुआती में सेविंग्स
सेविंग्स हमारी नेगेटिव है क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज्यादा था, पॉजिटिव है ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि इनकम और सेविंग्स में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। और ये जो पॉइंट होता है इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। याद करो ये कौन सा लेवल है, जब हमारा इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। मैंने बताया था जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं क्योंकि उस पॉइंट पर कोई भी सेविंग्स नहीं होती। तो देख लो कोई भी सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स कितनी है हमारी, जीरो है। समझ में आ गया। सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कर्व बताया था, कैसे बताया था, कैसे बनता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इसी तरह से जब हम सेविंग फंक्शन के स्लोप की बात करते हैं तो उसे बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन के स्लोप को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी, और सेविंग फंक्शन के स्लोप को बोला जाता है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। समझ में आया। एक चीज और दिमाग में रखना, एमपीसी को हम प्यार से स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, वहीं एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को हम प्यार से डिनोट करते हैं 1 माइनस बी से। किससे डिनोट करते हैं, 1 माइनस बी से। इसके पीछे छोटा सा रीजन है कि इंसान इनकम से दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन और सेविंग्स। तो अगर कंजम्पशन हमारा बी हो गया तो सेविंग हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी। समझ में आया। कंजम्पशन अगर बी हो गया तो सेविंग्स हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी। मैंने कहा मान लो इनकम हमारी 1 है, ठीक है, कंजम्पशन एमपीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं, तो मुझे एमपीएस निकालना है। एमपीएस कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी। याद रहेगा एमपीसी को बी से डिनोट करते हैं, एमपीएस को 1 माइनस बी से डिनोट करते हैं। ये कैसे निकलता है, वहां पर था चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, यहां पर हो जाएगा चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो ये किसका रेशियो है, ये चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का रेशियो है। कैसे निकालेंगे, अगेन बता देती हूं। कंजम्पशन में कितना, इनकम में कितना चेंज आया, पहले इनकम 0 थी, अब 50 है, कितना चेंज आया, 50 का चेंज आया। ये चेंज इन इनकम है। चेंज इन सेविंग्स निकाल के देखते हैं, -10 में से माइनस कर दो माइनस का 20। समझ में आया। पहले -20 थी, अब -10 है, -10 में से हम लोगों ने माइनस का 20 माइनस करा तो -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 20, तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास में चेंज इन इनकम है 50 और चेंज इन सेविंग्स कितना आया हमारे पास में, 10 आया। तो 10 अपॉन 50 कितना आएगा, 0.2। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, एमपीसी कितना आया था हमारा, एमपीसी हमारा आया था, हम लोगों ने निकाला था 0.8, यही आया था, 0.8 ही आया था। एमपीसी हमारा 0.8 आया था और एमपीएस हमेशा हमारा कितना आया है, 0.2। तो हमेशा याद रखना एमपीसी प्लस एमपीएस जो होता है इनका प्लस कितना आता है, हमेशा 1 आता है। एमपीसी 0.8 आया था, एमपीसी कितना आया है, 0.2 आया है, दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ में आया। दिस इज द रीजन, अगर हम एमपीसी को बी बोलते हैं तो हम एमपीएस कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को प्लस करके 1 आता है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एमपीएस कैसे आता है, 1 माइनस बी। समझ में आया। एमपीसी और एमपीएस का प्लस हमेशा 1 आता है, एमपीसी को हम बी से डिनोट करते हैं, तो एमपीएस कितना होगा, 1 माइनस बी। करेक्ट हो गई, यहां तक बातें समझ में आ गई। दोनों का सम हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगेन वही एमपीएस मैंने बता ही दिया, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। जैसे हम लोगों ने एपीसी देखा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसका फॉर्मूला क्या था, कंजम्पशन अपॉन इनकम। सेम ऐसे ही होता है एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका फॉर्मूला क्या है, सेविंग्स अपॉन इनकम। रेशियो है किसका, रेशियो है टोटल सेविंग्स और टोटल इनकम का। मान लो इस लेवल का निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग कितनी है, 10 है, इनकम कितनी है, 150 है, ये कैंसिल हो गया, 1/15 आगे पॉइंट्स में निकल जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास में, एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। आगे बढ़ते हैं, इसका भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लो, मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं। उसका क्या था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बीवाई, यही था। यहां पर भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें लेना है सेविंग फंक्शन निकालने के लिए, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन लगा देना। क्यों, क्योंकि जब ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, याद करो, तो इंसान वो पैसा कहां से लेकर आता है, अपनी सेविंग्स में से निकालता है। तो जब शुरुआती में कंजम्पशन होता है तब इंसान की सेविंग्स कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन के आगे बस माइनस का साइन लगा देना। वहां पर हम लोगों ने एमपीसी के लिए बी लिया था, एमपीएस के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 1 माइनस बी। बताया था ना मैंने, एमपीसी को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और एमपीएस को हम क्या बोलते हैं, 1 माइनस बी। तो यहां पर 1 माइनस बी लिया, किससे मल्टीप्लाई करा, वाई से। सेम ही है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है, एमपीसी गिवन है, इनकम गिवन है, सेविंग्स निकालनी है। तो सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी, इसका मतलब होता है एमपीएस इनटू इनकम। ऑटोनॉमस कंजम्पशन 200 है, आगे माइनस का साइन लगा दो, प्लस एमपीसी हमारे पास में गिवन है, तो 1 माइनस बी का मतलब क्या है, एमपीसी 0.6। ठीक है, समझ में आया। एमपीसी मतलब क्या होता है, बी होता है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया 0.6। इनकम कितनी है, 2000 है, तो माइनस का 200, 1 में से 0.6 जाएगा तो 0.4 बचेगा, 2000 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 200, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये हमारे पास में आ गया 800, माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास में आ गया प्लस का 600, हमारी सेविंग। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनकम निकालनी है पहले वाले की तरह। सेविंग फंक्शन हमारे पास में गिवन है और सेविंग्स हमारे पास में गिवन है। ध्यान से देखना, सेविंग फंक्शन क्या होता है, माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी इनकम। अब याद रखना 1 माइनस बी को ही हम क्या बोलते हैं, एमपीएस बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं। हमारे पास में सेविंग्स गिवन है,
सेविंग्स एज इट इज लिख दिया। हमारे पास में सेविंग फंक्शन गिवन है। अब मैंने बताया सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी वाई। तो हमारे पास में ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है 30 है, आगे माइनस का साइन लगा रखा है, प्लस हमारे पास में 0.4 दे रखा है, किसकी जगह पर दे रखा है, 1 माइनस बी की जगह पर दे रखा है। तो पूरे के पूरे 1 माइनस बी की जगह पर हम लोगों ने 0.4 लिख दिया। समझ में आया, पूरे के पूरे 1 माइनस बी यानी कि एमपीएस हमारे पास में 0.4 गिवन है, आगे इनकम लिख दिया। 100 है, ये इधर आएगा हमारे पास में, प्लस का 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.4 वाई, ये हो गया 130 इज इक्वल टू 0.4 वाई। तो इनकम कितना आ जाएगा हमारे पास में 130 अपॉन 0.4। आगे पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लगाया, इसे सॉल्व कर देना। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 5 जा 10, ये 0 आ गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो इनकम कितनी आ गई हमारे पास में 325। समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है माइनस का, फॉर्मूला 1 माइनस बी होता है ना, इसका मतलब 0.4 अपने आप ही 1 माइनस बी है, ये बी नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। करेक्ट है। आगे बात करें, डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, आपकी बुक के अंदर भी गिवन होगा कि कंजम्पशन फंक्शन से हम सेविंग फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है इंसान अपनी इनकम से दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन और बची हुई इनकम को वो सेव करता है। अगर इस इनकम में से मैं कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेविंग्स मिल जाएंगी। वही है, इनकम है, कंजम्पशन है, कर्व बनाना मैंने आपको सिखाया ही था, वैसे की वैसे बना दिया। ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करो तो देखो सेविंग्स आ जाएंगी। 0 माइनस 20 माइनस का 20, 50 माइनस 60 माइनस का 10, 100 माइनस 100 0, 150 माइनस 40 10, 200 माइनस 180 20। तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करा तो ये सेविंग्स आ गया। और सेविंग का कर्व भी मैंने आपको पीछे सिखाया था किस तरह से बनाना है। इनकम 0 है, सेविंग्स कितनी है, माइनस का 20, इनकम 50 है, सेविंग्स माइनस का 10, इनकम 100 है, सेविंग 0 है। जब सेविंग 0 होती है यानी कि जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। करेक्ट है, समझ में आ गया। इसी तरह से यहाँ पर और डिटेल में बना हुआ है, सेम चीजें बस और डिटेल में बना हुआ है। लास्ट टॉपिक आता है, कुछ रिलेशंस है। एपीसी और एपीएस का सम हमेशा कितना आता है, 1 आता है। एमसीक्यूज में दिमाग में रखना कैसे आया। एपीसी का फॉर्मूला क्या था, कंजम्पशन अपॉन इनकम, यही था। एपीएस का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग अपॉन इनकम, यही था। नीचे हमारे पास में इनकम एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया कंजम्पशन प्लस सेविंग। मैंने आपको बताया था इंसान अपनी इनकम से दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन और बची हुई इनकम को वो क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। 80 रुपए का अगर उसने खर्चा कर लिया, 20 रुपए उसने सेव कर लिया, तो 100 रुपए उसकी क्या हुई, इनकम हुई। तो सी प्लस एस क्या होता है, इनकम होता है। नीचे इनकम है, काट दिया तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो समझ में आ गया, एपीसी प्लस एपीएस हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। सेम ऐसे ही एमपीसी प्लस एमपीएस भी कितना आता है हमारे पास में, 1 आता है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीएस का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। नीचे हमेशा ये आ गया एलसीएम हमारा, चेंज इन इनकम, ऊपर चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स। मैंने आपको क्या बताया, इंसान इनकम से दो ही चीजें कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, बचे हुए पैसे को सेव कर रहा है। तो दोनों को प्लस करते तो क्या आ जाता है हमारे पास में, चेंज इन इनकम ही आ जाएगा। कंजम्पशन प्लस सेविंग यहाँ पर भी देखा था, इनकम होता है, चेंज लग रहा था, हमने भी चेंज लगा दिया। नीचे चेंज इन इनकम काटेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो दूसरा रिलेशन भी प्रूव हो गया। ये दोनों चीजें अपने दिमाग में फिट रखना हमेशा। समझ में आ गई यहाँ तक बातें। इसी के साथ में चैप्टर नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत जल्दी जल्दी मैंने बताया है, मतलब गले में कांटे से चुभने लग गए, इतना स्पीड से बोलते बोलते कंटिन्यूअसली। और हो सका है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया हो, हमारी टाइम लिमिट से ज्यादा हो गया हो, बट ठीक है यार, टॉपिक सारे कवर होने चाहिए। सो आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।